सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में पिछली कक्षाओं में हमने ठोस अवस्था भौतिकी से संबंधित मैटर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम क्वांटम यांत्रिकी पुस्तक को शुरू कर रहे हैं और इसमें अपना चैप्टर जो है वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण के उपयोग। तो इसके अंतर्गत हमें आज पहला जो टॉपिक लेना है वह है एक विमीय दृढ़ बॉक्स में बंद कण। इसमें श्रोडिंगर समीकरण के अनुप्रयोग में अपने पास 4-5 अनुप्रयोग हैं और चारों 5 अनुप्रयोग जो है वो महत्वपूर्ण हैं, बड़े क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो अपने को इसका विशेष ध्यान रखना है और आज अपने ये शुरू करते हैं एक विमीय दृढ़ बॉक्स में बंद कण। तो इसके लिए ये एक बॉक्स आपको चित्र में दिखाई दे रहा है जिसकी एक्स अक्ष है, इधर बिंदु O है, यह है बिंदु O है, इससे a दूरी पे दूसरा बिंदु है। इसकी अनंत विभव की जो ऊंचाई जा रही है ये आपकी अनंत पे जा रही है। दीवारें हैं ये अनंत ऊंचाई की और कण जो है वो इन अनंत ऊंचाई की दीवारों के बीच में यहाँ कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें आपका कण कहीं भी गति कर सकता है, आप कहीं भी कण को ले सकते हैं। तो माना कि एक कण एक बक्से की अनंत ऊंचाई की दीवारों के बीच x अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर a तक गति करता है। माना कि कण की स्थितिज ऊर्जा v बॉक्स के भीतर शून्य है जबकि बॉक्स के बाहर अनंत तक बढ़ जाती है। तो कण की जो स्थितिज ऊर्जा जो है वो इस बॉक्स के अंदर शून्य है और कण के बाहर अधिकतम अनंत तक कितनी भी हो सकती है। तो इसको हम यदि समीकरण से दर्शाना चाहें तो ये आपकी समीकरण बन जाती है v बराबर 0 जबकि x की स्थिति जो है वो 0 और a के मध्य है, यानी इस 0 और इस a के मध्य 0 स्थिति है कण की। उस टाइम v का मान जो है वो 0 है और v का मान अनंत है जबकि x इज़ लेस देन 0। x इज़ लेस देन 0 का मतलब है इससे इधर की स्थिति और x इज़ ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है इधर की स्थिति। तो ये कह रहा है कि ये जो कंडीशन हमने बना रखी है x बराबर 0 से a, इसके बीच में v का मान 0 है और इसके बाहर दोनों साइड जो है वो v का मान अनंत है। इस दशा में कण जो है वो एक अनंत गहराई के विभव में गति करता है। इसकी गहराई अनंत है क्योंकि ऊंचाई यहाँ अनंत तक जारी है, इसलिए अपन ये मानते हैं कि इसकी गहराई जो है वो अनंत है। तो बॉक्स के भीतर स्थित कण के लिए v बराबर 0 होगा क्योंकि अभी अपन ने ऊपर कंडीशन में माना है। तो इसके लिए श्रोडिंगर की जो समीकरण आएगी वो निम्न आ जाएगी d² साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर साई बराबर 0। यहाँ हमने 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर को k स्क्वायर मान लिया है। तो k स्क्वायर मानते ही समीकरण 1 जो है वो निम्न प्रकार मिल जाएगी d² साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई बराबर 0। ये जो समीकरण 3 हमें मिली है इसके अवकल समीकरण का व्यापक हल जो है वो निम्न प्रकार प्राप्त होता है। मान लिया है ये एक बार अपने साई x बराबर a साइन kx प्लस b cos kx, समीकरण 4। यहाँ a और b जो है वो आपके नियतांक है। अब ये कह रहा है चूंकि कण की ऊर्जा अनंत नहीं हो सकती अतः कण बक्स के बाहर नहीं जा सकता, अतः तरंग फलन साई का जो मान है वो बक्स के बाहर शून्य होना चाहिए और साई की दीवारों पर, यानी तरंग फलन की दीवारें ये इन दीवारों पर x यानी x बराबर 0 और x बराबर a पर इसका मान शून्य होना चाहिए। यदि ये शून्य नहीं होगा तो दीवारों पर असततताएं उत्पन्न हो जाएगी, निरंतरता कंटिन्यूटी आ जाएगी। तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो सीमांत प्रतिबंध x बराबर 0 पर साई x बराबर 0 लगाने पर समीकरण 4 इस समीकरण 4 में x बराबर 0 रखने पे हमें मान साई x का मान 0 होगा
और ये रखते ही यहाँ पे 0 आ गया, ये x के कारण 0 हो गया, cos 0 का मान 1 होता है। तो ये मान रखने पे 0 बराबर 0 प्लस b1 मिल गया, b का मान 0 हो गया। और इसी प्रकार इसी प्रतिबंध में x बराबर 0 रखते हैं और सही x बराबर 0 रखते हैं तो a साइन के a का जो मान होता है वो 0 मिलता है। तो a साइन के a का मान 0 होने पे के a का मान n पाई हो जाएगा, क्योंकि 0 का मान जो होता है उसे हम साइन n पाई भी लिखते हैं। तो साइन n पाई लिखने पे के a का मान आपका n पाई हो गया, k का मान n पाई अपॉन a हो गया, n बराबर 1 2 3 हो गया। यहाँ k के जो मान हैं इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर यह ज्ञात होता है कि समीकरण 2 पिछले पेज पे थी वही ज्ञात होता है कि ऊर्जा E के केवल निम्न मान संभव है। ई एन बराबर n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m² n बराबर यहाँ 1 2 3 कुछ भी जा सकता है, ये समीकरण 5 है। तो स्पष्ट है कि विभव कूप के शेष ऊर्जा मान नहीं हो सकते, बल्कि इसके n बराबर 1 2 3 के संगत कुछ विविध ऊर्जा मान ही होते हैं। और ये मान कूप में स्थित कण के आइगन मान होते हैं तथा इनसे निकाय के ऊर्जा स्तर निर्मित होते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाए गए हैं। n बराबर 0 के लिए ऊर्जा का मान 0 है, n बराबर 1 के लिए ऊर्जा स्तर E1 है, इसका मान h स्क्वायर अपॉन 8m² है। n बराबर 2 के लिए ऊर्जा स्तर का मान E2 है और इसके लिए ऊर्जा का मान 4h स्क्वायर अपॉन 8ma² है। n बराबर 3 के लिए ऊर्जा स्तर E3 है और इसके लिए ऊर्जा स्तर का मान 9h स्क्वायर अपॉन 8ma² है, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ऊर्जा स्तर En से संबद्ध पूर्णांक n जो है वो इसकी क्वांटम संख्या कहलाती है। अब हम कण के आइगन फलनों पर विचार करते हैं। समीकरण 4 में जो पीछे थी b बराबर 0 तथा k बराबर na रखने पर श्रोडिंगर समीकरण के अनुमत हल जो होते हैं वो निम्न प्रकार प्राप्त होता है। sin x बराबर a sin n पाई x अपॉन a, इसको हमने समीकरण 6 दे दिया है। अब इस समीकरण 6 में a का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध काम में लेते हैं, जो कि हमने पिछले महीने के वीडियो में देखा था। तो प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध जो है वो आपका है माइनस का z से प्लस z के समाकलन होना है साइन nx² dx, इसका मान जो होता है वो 1 होता है और साइन nx का मान रख देते हैं इस प्रतिबंध में, तो हमें मिलता है a² इंटीग्रेशन 0 to a, लिमिट चेंज कर दी है 0 to a हो गई है, साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx का मान 1। और इस समाकलन को सामान्य समाकलन विधि से हल करके मान रख के हमें प्राप्त होता है a² a/2 = 1। तो यहाँ से कैपिटल A का जो मान मिल जाता है वो मिल जाता है √2/a, और ये कैपिटल A का मान रखने पर कण का प्रसामान्यीकृत आइगन फलन जो प्राप्त होता है वो हो जाएगा sin nx बराबर √2/a sin n पाई x अपॉन a, समीकरण 7। अब यदि हम इस 1v में बॉक्स के में गति कर रहे कण के लिए 3 आइगन फलन 3 क्या 4 ले रखे हैं अपने, यहाँ 3 है, तो आइगन फलन साई1 3 के 4 आइगन फलन है ये, साई1 साई2 साई3 और साई4, और इनके लिए प्रायिकता घनत्व जो है वो आपका साई1 स्क्वायर साई2 स्क्वायर साई3 स्क्वायर और साई4 स्क्वायर है। तो इनके लिए चित्र जो है वो निम्न प्रकार प्राप्त होंगे। ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रायिकता घनत्व साई1 के लिए पहला चित्र ये बनता है, ये तरंग फलन है और इसके लिए प्रायिकता घनत्व इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। दूसरा आपका तरंग फलन है, इसके लिए प्रायिकता घनत्व इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तीसरा आपका तरंग फलन ये है, इसके लिए प्रायिकता घनत्व ये है, और चौथा आपका तरंग फलन ये है, इसके लिए प्रायिकता घनत्व ये है। तो ये आपके विभिन्न तरंग फलनों के लिए
प्रायिकता घनत्व है। स्पष्ट है कि तरंग यांत्रिकी के परिणाम जो है वो चिरसम्मत परिणामों से काफ़ी भिन्न है। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार कण के बॉक्स में किसी भी स्थान पर होने की जो प्रायिकता होती है वो एक जैसी होती है, परंतु तरंग यांत्रिकी के अनुसार भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए प्रायिकता जो है वो भिन्न भिन्न होती है तथा कुछ ऐसे बिंदु भी होते हैं जहां कण कभी नहीं होगा। ये बिंदु निष्पंद कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त किसी विशेष बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो कण की विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए भिन्न भिन्न होगी। उदाहरण के लिए यदि माना जाए तो निम्नतम ऊर्जा अवस्था n=1 में कण के बक्से के मध्य में होने की जो प्रायिकता है वो सर्वाधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे मान जो होता है वो अधिकतम होता है। जबकि अगली ऊर्जा अवस्था n=2 में कण वहाँ कभी नहीं होगा, अर्थात n=2 के लिए ψ1² का जो मान होगा वो 0 होगा। जो समीकरण 5 हमें प्राप्त हुई है उससे स्पष्ट है कि क्वांटम संख्या n का जो मान है वो 0 हो सकता है, क्योंकि इससे बॉक्स में प्रत्येक स्थान पर ψx=0 होगा, जिसका अर्थ है कि कण बक्से में विद्यमान नहीं है। चूँकि n=0 संभव नहीं है, अतः कण की ऊर्जा जो है वो कभी 0 नहीं हो सकती। इस क्वांटम यांत्रिकी परिणाम का प्रतिरूप चिरसम्मत यांत्रिकी में नहीं होता है, क्योंकि चिरसम्मत यांत्रिकी में 0 सहित सभी ऊर्जा के मान संभव होते हैं। n=1 जो न्यूनतम मान है, n=1 न्यूनतम मान है, अतः ऊर्जा का निम्नतम स्वीकृत मान जो होगा वो हो जाएगा E1=h²/8ma²। इसको हम इक्वेशन 8 से प्रदर्शित करते हैं। यह परिणाम अनिश्चितता सिद्धांत का अविरोधी है, यानी उसका विरोध नहीं करता है। चूँकि कण बक्से में ही रहता है, अतः इसकी स्थिति में अनिश्चितता बक्से की लंबाई के बराबर होगी। क्योंकि स्थिति बक्से की लंबाई के अनुदिश इसलिए होगी क्योंकि कण जो है वो बक्से की लंबाई के अनुदिश कहीं भी गति कर सकता है, अर्थात ΔX जो होगा वो a के बराबर हो जाएगा। तो अनिश्चितता संबंध ΔX∆P > h/4π में कण के समय की जो अनिश्चितता आएगी वो ΔP > हो गई h/4πa, क्योंकि ΔX का मान a रख दिया है, तथा गतिज ऊर्जा में जो अनिश्चितता आएगी वो ΔE = ΔP/2m, ΔP का मान रख दिया है तो h²/32π²ma², ΔP का मान रखा है ऊपर से और कुछ नहीं किया है। तो इस प्रकार कण की न्यूनतम ऊर्जा जो है वो ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि की होनी चाहिए। यह ऊर्जा व्यंजक में n=1 रखने पर प्राप्त ऊर्जा की अविरोधी होती है, यानी उसका विरोध नहीं करती है। इस प्रकार अनिश्चितता सिद्धांत से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि E=0 जो ऊर्जा स्तर है वो स्वीकार्य नहीं है। तो ये आपका पहला श्रोडिंगर समीकरण का हल है। इस प्रकार अपने 4-5 हल हैं, आपको ध्यान से देखने हैं, और इसके बड़ा क्वेश्चन आता है वर्णनात्मक 400-500 में से एक। धन्यवाद।